तो हेलो। लास्टली मैंने ना अ, टेलर के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो उसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। एंड ओके, तो लास्टली हमने टेलर के बारे में पढ़ना शुरू किया था, उसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको टेलर के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। अगर नहीं तो एक बार फिर से जो मैंने बताया था के बारे में देख लीजिएगा। चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं क्लास को। कोई इशू आए तो यू कैन जस्ट लेट मी नो। तो थोड़ा सा टेलर के रिवाइज कर लेते हैं। इनकी लाइफ के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इनका जन्म जो है वो जर्मन टाउन पेंसिल्वेनिया के अंदर हुआ। यूएसए के रहने वाले थे। मेनली एक वर्कर की लाइफ इन्होंने जी है और उसके बाद में इनका प्रमोशन हुआ और ये एक मैकेनिकल इंजीनियर बने, चीफ इंजीनियर बने और साथ ही साथ इन्होंने मास्टर डिग्री भी हासिल करी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इन्होंने बहुत सारे जो पेपर हैं वो पब्लिश किए। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारी मशीनें भी डेवलप करी। मशीनों से मेरा मतलब है जैसे कटिंग टूल, स्टील हैमर, हाइड्रोलिक पावर लोडिंग मशीन, टूल फीडिंग मैकेनिज्म और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने खुद इन्वेंट करी। तो इनका अगर आप लाइफ पूरा देखोगे तो काफी हिस्सा ऐसा था जो मेनली एक वर्किंग लेबर की तरह बोल सकते हो आप, या एक वर्किंग प्रोफेशनल की तरह बीता। और बाकी का जो पार्ट रहा है इनकी लाइफ का वो एक इन्होंने डिवोट कर दिया रिसर्च के लिए। नए नए पेपर्स इनके, वी कैन से कि जो लेटर हाफ था इनके लाइफ का उसके अंदर ज्यादा इनका रिसर्च वर्क देखने को मिलते हैं। मेजर राइटिंग पे देखो, इस पे बहुत कम चांसेस है क्वेश्चन पूछने के। यूपीएससी आई डोंट थिंक कि आपसे पूछे इतना डिटेल में, या पीस रेट सिस्टम, शॉप मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल, इनके बारे में बताइए। क्वेश्चन ज्यादातर बनेंगे आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट से और यही इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड दिया है इनको समझने के लिए ताकि चीजें क्लियर हो सकें। क्लियर, हमें आइडिया हो कि एक्चुअल में जो इनकी पूरी थ्योरी है टेलर की वो किस हिसाब से काम करती है। तो पीस रेट सिस्टम में ज्यादा नहीं, इन्होंने बस इतना कहा है कि कोई भी वर्कर अगर काम करता है तो जितना वो काम कर रहा है, ठीक है, जितना उसका वर्क है उसके हिसाब से उसको क्या मिलनी चाहिए, पेमेंट मिलनी चाहिए। दैट वाज पीस रेट सिस्टम। उसके बाद में इन्होंने बात करी शॉप मैनेजमेंट पे। टॉप मैनेजमेंट में इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो बिल्कुल एक्चुअल जो वर्कर काम करते हैं, ओके, जैसे मान लो आपको मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी काम करना है तो एक्चुअल में जो काम कर रहा है उस लेवल पे जाकर के इन्होंने कहा था कि उनको कैसे आपने हैंडल करना है, शॉप फ्लोर के एम्प्लॉयज को आपने कैसे हैंडल करना है। उसके बाद में टेलर ने जो प्रिवेलिंग मैनेजमेंट सिस्टम था उसमें काफी सारी खामियां जो हैं वो ढूंढी थी। और जिसमें प्रोमिनेंट क्या था कि मैनेजमेंट को आइडिया नहीं है, जो हैंडल कर रहे हैं सिचुएशन को उनको कोई आइडिया नहीं है कि वर्कर से काम कैसे करवाना है। क्योंकि उनके पास आइडिया नहीं है कि एक वर्कर कितने टाइम में कितना काम कर पाता है, मतलब टाइम स्टडी को लेकर के, स्टैंडर्ड ऑफ वर्क को लेकर के उनको कोई आइडिया नहीं है। साथ ही साथ उनको ये भी नहीं पता कि वर्कर जानबूझ के काम नहीं करते, अपने पोटेंशियल से कम काम करते हैं। इसको लेकर के भी उनको कोई क्लैरिटी नहीं थी। तो नेक्स्ट उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट जो वर्ड है, मतलब सिंपल सा है, टू मैनेज साइंटिफिकली। अब साइंटिफिक क्या होता है, इसमें क्या साइंटिफिक है? साइंटिफिक का मतलब यही है कि जो भी हम मेथड यूज करने वाले हैं मैनेज करने के लिए, जो भी मेथड्स हम यूज करेंगे वो प्रूवन मेथड होंगे। प्रूवन मेथड में इन्होंने क्या करा, इन्होंने बताया कि देखो हमने बहुत सारी स्टडी कंडक्ट करी है, स्टडी कंडक्ट करके हमने पता लगाया कि इस तरीके से वर्कर्स काम करते हैं। आप उनको टाइम स्टडी करी, वर्क स्टडी करी इन्होंने, और आप इस हिसाब से हम आपको स्टैंडर्ड तय करके दे रहे हैं और आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करिए, आपका काम बन जाएगा। ये होता है बेसिक क्रक्स साइंटिफिक मैनेजमेंट का। के बाद में आप देखोगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो फ्रेज है वो सबसे पहले यूज नहीं करी गई टेलर के द्वारा।
ये जो टर्म है इट वाज कॉइन्ड बाय लुइस ब्रांडिस, और लुइस ब्रांडिस ने इस टर्म को यूज किया था अलग सेंस में, हालांकि मतलब उनका भी साइंटिफिक मैनेजमेंट था, लेकिन जो ज्यादा इसको कह सकते हैं पॉपुलैरिटी है इस फ्रेज को मिली, वो टेलर के द्वारा मिली। टेलर ने इनिशियली साइंटिफिक मैनेजमेंट जो फ्रेज है इसको अपोज करा था, थिंकिंग दैट इट साउंड्स टू एकेडमिक, बिकॉज उनका ऐसा कोई नहीं था। आप अगर उनके प्रीवियस वर्क को देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि जैसे आर्ट ऑफ कटिंग मेटल, शॉप फ्लोर मैनेजमेंट, पीस रेट सिस्टम, वो तो बहुत सिंपल से वो बात कर रहे थे। एकदम से सडनली उनको लगा कि नहीं बहुत एकेडमिक होगा, लेकिन बाद में उन्होंने इस टर्म को अडॉप्ट कर लिया। आई थिंक ये सारी चीजें अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट को लेकर के जो कुछ कहा उसके बारे में। ठीक है, ओके। आपको अगर ड्यूरिंग द लेक्चर कोई भी दिक्कत आती है तो यू कैन जस्ट रेज योर हैंड, लेट मी नो। ठीक है, ओके। व्हाई ही थिंक्स दैट देयर इज अ नीड टू डेवलप द साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट ऐसा नहीं है रैंडमली कुछ भी डेवलप हो रहा है, नहीं, देयर इज अ पर्टिकुलर रीजन कि 19th सेंचुरी का जो लेटर पार्ट था, आप ध्यान दोगे तो ये डेवलप होता है। आप इवन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे भी फोकस करो, 1887 में डेवलप हुआ। उसके बाद में 1890s के बाद में ही टेलर ने बाकी चीजों के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, बाकी चीजों के बारे में बोलना शुरू किया। तो दैट शोज कि लेटर पार्ट जो था 19th सेंचुरी का, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा था जो इससे पहले नहीं हुआ। तो मैंने आपको लास्टली भी बताया था कि अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था फर्स्ट थिंग। दूसरा, आप 1880s का टाइम पीरियड नोट करोगे तो यूएसए के अंदर उस टाइम पे क्या चल रहा था, काइंड ऑफ सिविल वॉर चल रहा था। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो भी रेफरेंस आता है सिविल वॉर का, जिसमें ये बताया गया कि यूएसए के अंदर सिविल वॉर होने की वजह से यूरोप में यूएस अपनी कॉटन नहीं भेज पाया था, और कॉटन की डिमांड इंडिया से ज्यादा बढ़ गई थी। तो इंडिया कॉटन सप्लाई कर रहा था उस टाइम पे, तो जो मर्चेंट्स थे, कॉटन ट्रेड कर रहे थे ट्रेडर्स, उनको बहुत फायदा होता, इवन फार्मर्स को भी बहुत फायदा हुआ था। काइंड ऑफ बूम आया था। Okay, so during the later part of 19th century, a new industrial climate began to descend upon American business, giving rise to the growth of managerial class. ये ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये चीजें ये मैंने बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसीलिए ऐड करी है ताकि आपको रीजन समझ में आ सके कि साइंटिफिक मैनेजमेंट किस तरीके का थॉट प्रोसेस वहां पे रहा होगा। सडनली आपके सामने एक चैलेंज आ जाता है। कल को मान लो आप जहाँ पे काम करो, एक सडन कोई नया चैलेंज आ गया जो किसी ने पहले फेस ना करा हो, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक स्टैंडर्ड ढूंढने की कोशिश करेंगे। ओके, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज हो सकता है उसको फेस कर रही हो, बट हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कोविड आया, कोविड ने सबको इक्वली हिट करा, हर एक सेक्टर को इक्वली हिट करा। बट कुछ जो बिजनेस थे, खास करके जो सर्विस सेक्टर था, उन्होंने क्या करा, एक नया तरीका अपना लिया कॉप अप करने का, दैट वाज वर्क फ्रॉम होम। ओके, अब आप ये बताओ कि जो सारे सेक्टर्स है, सारी इंडस्ट्रीज हैं, क्या ये तरीका अपना सकते हैं वर्क फ्रॉम होम का? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जैसे एजुकेशन सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर ने तो चलो थोड़ा बहुत स्विच कर लिया टू द ऑनलाइन टीचिंग, बट बाकी है जैसे ट्रेवल सेक्टर था, हॉस्पिटैलिटी जिसको हम कहते हैं, और भी बहुत सारे सेक्टर्स है जो वर्क फ्रॉम होम वाला आइडिया नहीं अडॉप्ट कर सकते थे। तो कुछ कुछ ऐसा ही है कि सडनली आपके सामने एक नया चैलेंज आया, और नए चैलेंज के अंदर टेलर ने क्या करा, एक स्टैंडर्ड मेथड देने की कोशिश करी। तो जैसे कोविड के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम बहुत फेमस हुआ था, वैसे ही उस टाइम पे टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट बहुत फेमस हुआ था। बट ऑब्वियसली इट वाज नॉट फॉर एवरी सेक्टर और फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हुआ था कि मैनेजमेंट के सामने प्रॉब्लम थी बहुत सारी। आपने अगर इंडिया में 60s 70s की मूवी देखी होंगी, खास करके जब अमिताभ बच्चन ने डेब्यू करा था, उनकी मूवीज आती थी, तो आपने एक एंग्री यंग मैन वाली जो उनकी इमेज बनी थी, बहुत सारी मूवीज थी कि एक वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है और फैक्ट्री के मैनेजमेंट अच्छे से उनको रिस्पॉन्स नहीं आ, दे रही, तो वो लोग क्या करते हैं, मजदूर लोग इकट्ठा होकर के या तो स्ट्राइक करेंगे या फिर वो डिमांड करेंगे, जो मैनेजमेंट उनकी बात नहीं मान पाती है। मतलब एक जस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार की प्रॉब्लम्स जो हैं वो रियल लाइफ में उनको फेस करनी पड़ रही थी। तो टेलर का क्या मानना था, टेलर का कंसेप्ट क्या था मैनेजमेंट को लेकर के? हमने थोड़ा बहुत पहले भी देखा था कि टेलर ने ये कहा था कि मैनेजमेंट को आइडिया नहीं है, इसीलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैनेजमेंट को अगर
आइडिया हो कैसे हैंडल करना है चीजों को, तो फिर बात बन जाएगी। तो टेलर ने कहा था कि व्हाट इज मैनेजमेंट। सबसे पहले मैनेजमेंट को समझते हैं। मैनेजमेंट का मतलब होता है ट्रू साइंस। ट्रू साइंस वही आर्ट एंड साइंस वाली बात आ गई। ट्रू साइंस मीन्स जहां पे क्लियरली डिफाइंड लॉ हो, रूल्स हो, प्रिंसिपल्स हो, कुछ भी कानून के बाहर की बात ना हो। जो भी काम कर रहे हो, आप मैनेज कर रहे हो, वो आप ऑलरेडी जो स्टैब्लिश्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस हो उनको फॉलो करके कर रहे हो। ओके, एंड सेम प्रिंसिपल्स को आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, हर प्रकार की एक्टिविटीज में लागू कर सकते हो। फिर चाहे आपको एक कॉलेज को मैनेज करना हो, फिर चाहे आपको एक एनजीओ को हैंडल करना हो, आप बच्चों को हैंडल करना हो, कुछ भी हो, किसी प्रकार की एक्टिविटी क्यों ना हो, आप हर जगह सेम प्रिंसिपल्स लागू कर सकते हो। Then the principal object of management is to secure the maximum prosperity for the employer. अब ये कमाल की बात है, इनका ये मानना था मैनेजमेंट का सबसे बड़ा जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो क्या होता है कि एम्प्लॉयर के लिए सबसे ज्यादा प्रोस्पेरिटी लेकर के आना, और साथ ही साथ एम्प्लॉयज के लिए मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी लेकर के आना। यानी एक ऐसा मेथड डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, मैनेजमेंट को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप एम्प्लॉयर के लिए भी और एम्प्लॉयज के लिए भी आप सबसे बेस्ट वे में काम करो। ओके, देन साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज कंसर्न्ड विद एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू मैनेजरियल प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन प्रोसेस इन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से काम कर रही है, देखो यहाँ पे मैं रीड इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दीज थिंग्स, तो मुझे नहीं लगता आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी कहीं पे। बट फिर भी आपको लगता है कि नहीं हम बहुत फास्ट फॉरवर्ड में चल रहे हैं, या फिर मैं सिर्फ रीडिंग कर रही हूँ, तो यू कैन जस्ट लेट मी नो। ओके, आई थिंक ये चीजें हम बात कर चुके हैं, तो दोबारा से उनको रिपीट करने की जरूरत ना पड़े। सबसे ज्यादा एक पॉइंट नोटिस करके रखना, जब हम बार बार टेलर को कंपेयर करेंगे ना, हम करेंगे कंपेयर, ओके, टेलर को या तो हम क्रिटिसाइज करेंगे या फिर हम इनको कंपेयर करेंगे। तो टेलर ने लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करा है। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। अल्टीमेटली जैसे आप बात करते हो कि लास्ट में काम कौन कर रहा है, अगर मैं थोड़ा सा और सेंस में बात करूं, फॉर एग्जांपल जैसे आर्मी है हमारी, या फिर डिफेंस फोर्स की आप बात करते हो, या फिर पुलिस पर्सनल की आप बात करते हो, या फिर आप बात करते हो एजुकेशन सिस्टम की, तो जो एक्चुअल काम कर रहे हैं, जैसे मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करूं तो टीचर्स हैं जो काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो रिसीव कर रहे हैं, राइट, तो लोवेस्ट लेवल पे वो होते हैं। अगर मैं बात करूं पुलिस पर्सनल की, तो जो सिपाही वगैरह है, या जो आपका जो लोवेस्ट लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है, जो चौकी होती है पुलिस की, वहां पे जो काम कर रहा है, सिपाही वगैरह है। सेम आर्मी के साथ होता है, एक्चुअल में फील्ड में जो गया हुआ है, राइट, तो उनके ऊपर बात की गई है। यहाँ पे आपको फील होगा कि ऑल्दो टेलर बात कर रहा है मैनेजमेंट के बारे में, लेकिन साथ ही साथ किसके ऊपर नजर रखे हुए हैं, जो लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके ऊपर। तो टेलर का ये मानना था, ये मैं कंपेयर करूंगी विद फायोल, तब ये जो लाइन है वो रेफरेंस में आएगी, बिकॉज फायोल फोकस करेंगे टॉप लेवल पे। जैसे अगर मैं ये हायरार्की बताऊं, तो जो आपके टेलर हैं वो लोअर लेवल पे फोकस करेंगे, और फायोल हैं वो टॉप मैनेजमेंट लेवल पे फोकस करेंगे। तो टेलर का ये मानना था कि अगर आप सारे काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हो, छोटी छोटी यूनिट्स में आप बांट लेते हो, तो फिर आपके लिए चीजों को हैंडल करना बहुत इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों को, मतलब काम को, अब आप क्या कर सकते हो, इजीली आप हैंडल कर सकते हो। ओके, मैं अगर शॉर्ट उसमें बताऊं, मान लो आपको कोई चीज बनानी है, कोई चीज मैन्युफैक्चर करनी है, तो आपने उस पूरी प्रोसेस को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया। अब आप क्या कर सकते हो, उन चीजों को कंप्लीट आप इंडिविजुअली उनको अच्छे से निगरानी कर सकते हो, सुपरवाइज कर सकते हो, और उन टेक्निक को आप फर्दर ऑर्गेनाइजेशन में लगा सकते हो, ताकि आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन रैशनल एंड एफिशिएंट मैनर में काम करे। तो आप अगर ध्यान से पढ़ो इस चीज को, तो मे बी ऐसा होता होगा कि कुछ चीजें आपकी समझ में ना आ रही हो। तो हम क्या करते हैं, जैसे कुछ चीजें अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है, जैसे मैथ में आपने पढ़ा होगा ना कि एक वैल्यू हमने अज्यूम कर ली, एक्स की वैल्यू हमने अज्यूम कर ली कि लेट द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 100, कुछ इस तरीके से। वैसे टेलर ने कुछ अज्यूम करा था। अपनी थ्योरी डेवलप करने से पहले टेलर ने कुछ एजम्पशंस दिए थे, और वो एजम्पशंस क्या थे वो समझते हैं। टेलर का फर्स्ट एजम्पशन था कि देर इज अ वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग एवरी जॉब। हर काम को करने का एक बेहतर तरीका होता है। तो यहाँ पे आपको ना ये चीज याद रखना, अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये जो थॉट प्रोसेस होती है ना, ये न केवल एडमिनिस्ट्रेशन में, बल्कि उस टाइम का जो टाइम पीरियड था, सॉरी,
वो जो टाइम पीरियड था उसमें ये थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था कि एक एक ही सच्चाई है, एक ही बेस्ट तरीका है ढूंढने का। देखो, थोड़ा सा मैं ट्रैक से हटती हूँ, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज बाद में बहुत हेल्प करेगी ये चीज। मेडिवल टाइम पीरियड की एक खास बात है। मेडिवल टाइम पीरियड जाना जाता है मेनली जहां पे रिलीजन बहुत डोमिनेट चीज हुआ करती थी, और जहां पे रिलीजन की बात आ गई वहां पे सुपरस्टिशंस बहुत ज्यादा थे। सुपरस्टिशंस होने की वजह से हम क्या मानते थे कि जो कुछ हो रहा है वो गॉड कर रहा है, या कुछ बाहरी ताकतें कर रही हैं। मतलब कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें नहीं पता, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। बारिश आ रही है तो भी किसी भगवान कर रहा है, किसी के साथ कुछ बुरा हुआ तो भी भगवान कर रहा है, मतलब कोई बीमार पड़ा तो भी भगवान कर रहा है। हर चीज हमने क्या करा, कुछ एक्सटर्नल पावर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मान ली। ये था मेडिवल टाइम पीरियड, जिसको हम मान के चलते कि जहाँ पे रिलीजन बहुत डोमिनेट हुआ करता था। बट धीरे धीरे साइंस में जब डेवलपमेंट हुई, तो साइंस ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो रैंडमली कुछ भी हो रहा है। अगर कुछ होता है, कोई भी इवेंट होता है, ठीक है, तो उसका एक क्या होता है, कॉज होता है। और कॉज होगा तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। ओके, साइंस ये कहती थी, जो इनिशियल में बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ न्यूटन के टाइम पे या उनसे पहले जो लोग आए थे, उनका ये कहना था, अगर हम सार निकाले उनके जो भी उनको लॉ वगैरह उन्होंने दिए थे, देवर सेइंग कि साइंस ये मानती है कि अगर कुछ भी हो रहा है, अगर बारिश भी हो रही है, तो उसका एक कॉज है, ठीक है, और वो हमें पता लगाना है। कॉज एक ही हो सकता है, मतलब एक ही प्रकार का, मतलब कॉज कुछ, साइंस वही होती है ना जिसपे आप और हम एग्री कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक साइंस को हम यही मान के चलते हैं कि साइंस की हर बात पे आप और हम एग्री कर सकते हैं। तो साइंस ने यहाँ पर ये कहा कि देखो, ये एक रियलिटी है, इसको हम कहते हैं मॉडर्निज्म। को बहुत सारे नाम से बोला गया, इसको मॉडर्निज्म भी कहा गया, इसको पॉजिटिविज्म भी कहा गया। पॉजिटिविज्म का मतलब होता है कि यू कैन प्रूव, आपके पास एविडेंस है, आप बहुत ही नॉर्मेटिव वे में बात नहीं कर रहे हैं, आप एविडेंस के साथ बात कर रहे हो, तो ये थॉट प्रोसेस आती है। और ये कुछ ऐसी ही है कि देर इज वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग एवरी जॉब। आप देखोगे कि 100-150 सालों तक आराम से ये थॉट प्रोसेस बहुत प्रोमिनेंट होती है, न केवल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बल्कि पॉलिटिकल साइंस, लिटरेचर, हर प्रकार का जो सोशल एस्पेक्ट था, सोशल साइंस के फील्ड थे, वहां पर भी इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। फिर वहां पे वर्क भी ऐसा ही डेवलप हुआ। उसके बाद में क्या आया, पोस्ट मॉडर्निज्म आया। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या कहता है कि नहीं, द रियलिटी कुड बी डिफरेंट, देयर कैन नॉट बी वन बेस्ट वे। चीजों को हैंडल करने का सबसे बेहतर तरीका एक ही नहीं हो सकता, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। देखो, सिंपल सा ये है कि पॉजिटिविज्म या मॉडर्निज्म का ये कहना है कि चाहे आप हो या मैं हूं, एग्जाम क्लियर करने का एक ही तरीका है। और पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि नहीं, आप और मैं, हम लोग अलग अलग हैं, तो हमारा जो तरीका है वो अलग हो सकता है। रियलिटी क्या होती है, रिलेटिव होती है, कॉन्टेक्सचुअल होती है। जबकि मॉडर्निज्म ये कहता है कि जो रियलिटी है वो रिलेटिव नहीं होती, वो क्या है, स्टैटिक है। वो कभी भी आप फील करोगे कि जो कह दिया वो सबके लिए इक्वल है। ठीक है, आई होप आप रिलेट कर पा रहे हो, बट अगर नहीं कर पा रहे तो यू कैन जस्ट लेट मी नो। चलिए आगे बात करते हैं। मैं एक सेकेंड लूंगी। मैं आपको बता रही थी कि टेलर ने कुछ चीजें अज्यूम करी थी, अजम्पशंस में, जैसे एक बात कही थी उन्होंने कि देर इज वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग एवरीथिंग। तो मैनेजमेंट का काम क्या है, वो बेस्ट तरीका ढूंढना। बेस्ट तरीका आप कैसे ढूंढोगे, बेस्ट तरीका आप ढूंढोगे स्टडीज करके। तो मैनेजमेंट का काम क्या है, सिर्फ स्टैंडर्ड ऑफ वर्क को ढूंढ करके रखना। एंड ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग कैन बी इम्प्रूव बाय अडॉप्टिंग साइंटिफिक मेथड। अब क्या करो, अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का काम अच्छा करना है, फंक्शनिंग को इम्प्रूव करना है, तो आप सिंपली साइंटिफिक मेथड को अडॉप्ट करो। A good worker is one who does not initiate actions but follow the order of management। ये बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है अगर हम आज के दिन बात करें, बट टेलर का ये था। टेलर ने कहा कि एक अच्छा वर्कर वो नहीं होता जो खुद इनिशिएट करता है, वो होता है जो मैनेजमेंट के ऑर्डर को फॉलो करता है। और टेलर का फाइनल ये स्टेटमेंट था कि हर एक इंसान इकोनॉमिक मैन है, यानी मॉनेटरी बेनिफिट से हर कोई मोटिवेट होता है। आप उसको बोनस दो, उसको फायदा अगर दिखेगा, इकोनॉमिक सेंस में अगर उसको फायदा दिखेगा, सो हिल वर्क। ठीक है, तो ये 4 एजम्पशंस आपने ध्यान में रखने हैं टेलर की थ्योरी को अच्छे से समझने के लिए, कि काम करने का एक बेस्ट तरीका होता है,
आप साइंटिफिक मेथड अप्लाई करके ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को अच्छा कर सकते हो। एक अच्छा वर्कर वो होता है जो एक्शन खुद नहीं लेता बल्कि मैनेजमेंट के ऑर्डर को फॉलो करता है, और हर एक वर्कर इकोनॉमिक मैन होता है, यानी कि वो मॉनेटरी बेनिफिट से इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं उनकी साइंटिफिक मैनेजमेंट की, जिसमें उन्होंने 4 बेसिक प्रिंसिपल की बात करी। तो वही है जो हमने अभी तक पढ़ा उसी के बारे में। पहला है क्या कि डेवलपमेंट ऑफ ट्रू साइंस ऑफ वर्क, कि आपने क्या करना है, आपने काम का जो बेहतर तरीका है वो ढूंढना है। तो डेवलपिंग वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क, इसको हम क्या करते हैं, देखो हमें पता है कि एक वर्कर एक दिन में इतना काम कर सकता है, जिसको हम कहते हैं फेयर डेज वर्क, एक दिन में तो इतना कर ही लेगा। तो जब हमें पता होता है कि इतना वर्क एक इतना ही काम कर पाएगा, तो हम उस पे क्या कर सकते हैं, उस पे बहुत ज्यादा बर्डन नहीं डालेंगे। वर्कर का भी फायदा है, बिकॉज उसको पता है कि अच्छा पर डे उसको 16 यूनिट बनानी है, कोई मान लो बल्ब बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, XYZ काम कर रहा है, उसको पता है कि मैक्सिमम वो इतना ही काम करना है उसको। तो ना तो बॉस का क्रिटिसिज्म उसको फेस करना पड़ेगा, और मैनेजमेंट को भी फायदा है, बिकॉज अब उसके पास एक रियलिस्टिक गोल होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट द डेली टास्क अंडर ऑप्टिमम कंडीशंस। और ये टेलर ने किया, इसमें टेलर का साथ उनके कुछ दोस्तों ने दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये चीजें आप आराम से पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगी। जैसे साइंटिफिक सिलेक्शन एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ वर्कमैन, उसके लिए आप क्या करो, अब आपके पास काम सही, काम के बारे में आपने वो कर लिया, लेकिन अब आपको वर्कमैन की यानी वर्कर्स को सही से डेवलप करने की जरूरत है। तो कैसे डेवलप करोगे, ये मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि वो उस पर्सन के कैरेक्टर, नेचर और परफॉर्मेंस को एनालाइज करे, और फिर उसकी लिमिटेशंस और पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट को फाइंड आउट करें, है ना। तो साइंटिफिक सिलेक्शन में क्या होता है, सिलेक्टिंग अ राइट पर्सन फॉर अ राइट जॉब, सही पर्सन को सही जॉब के लिए रखना। ठीक है, देन लास्टली क्या, थर्ड जो इनका प्रिंसिपल है वो क्या है, ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ साइंस ऑफ वर्क एंड साइंटिफिकली सिलेक्टेड वर्कर। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, आपने जॉब को अच्छे से एनालाइज किया। सेकंड स्टेप में आपने वर्कर को सही से एनालाइज किया। अब आपने दोनों को मिला दिया, यानी सही पर्सन को सही जॉब पे रखा। टेलर कहते हैं कि आप चाहे जितनी साइंस डेवलप कर लो, जितना आपका मन करता है, आप सही पर्सन को कितना ही हायर कर लो, कितना ही अच्छे से आप उनको ट्रेन कर लो, लेकिन जब तक आप सही पर्सन को सही जगह नहीं रखते, तब तक काम नहीं बनेगा, है ना। जैसे आप मान लो आप फॉर एग्जांपल टीचिंग में बहुत अच्छे हो, लेकिन आपको ट्रेनिंग किसी चीज की और की दे दी गई, तो अब आपका पोटेंशियल का बेस्ट यूज नहीं हो रहा, है ना। तो सही पर्सन सही जॉब पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए क्या करो आप, टेलर ने कहा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, अल्टीमेटली मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए क्या होना चाहिए, वर्कर्स को कोऑपरेटिव होना चाहिए मैनेजमेंट के साथ में। लेकिन इन्होंने ये कहा कि डेफिनेटली वर्कर हमेशा कोऑपरेटिव होते हैं, लेकिन अपोजिशन किसकी तरफ से आता है, मैनेजमेंट की तरफ से आता है। जैसे मूवीज में होता है ना, वर्कर हमेशा अच्छे होते हैं, आपने अगर देखा होगा तो वर्कर्स हमेशा अच्छे होते हैं, वो अच्छी चीजें चाहते हैं, कंपनी का भला चाहते हैं, लेकिन अब जो मैनेजमेंट है वो हमेशा वर्कर के अगेंस्ट बोलती है। तो ही मेंटेन दैट दिस प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर कॉज द मेंटल रेवोल्यूशन। अब इस चीज को आप समझो, आपने कह दिया कि देखो वर्कर्स तो जो कोऑपरेट करने के लिए रेडी हैं, प्रॉब्लम कहाँ है, मैनेजमेंट में है। तो आप मैनेजमेंट को भी साथ में लेकर के आओ, वर्कर्स और मैनेजमेंट को साथ में लेकर के आओ, इसको हम कहते हैं मेंटल रेवोल्यूशन। ये टर्म याद रखना, ठीक है, ये इनकी खुद की दी हुई एक नई टर्म है, मेंटल रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है डिविजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। अब आप क्या करो, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में जो काम हो रहा है उनको अच्छे से डिवाइड करो। वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में टेलर ये कहते हैं कि हमेशा से काम का सही बंटवारा नहीं हुआ है। ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, बिकॉज वर्कर्स हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देन मैनेजमेंट। अब आप क्या करो, आप इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटो, वर्कर की और मैनेजमेंट की। तो ये पूरा उनका कहना था टेलर का। अगर मैं और सिंपल वे में आपको बताऊं, तो मैं इनकी पूरी थ्योरी को 4 प्रिंसिपल्स में डिवाइड कर सकती हूँ, मतलब पूरी थ्योरी को हम 4 प्रिंसिपल में बांट सकते हैं। पहला क्या है कि साइंस को हमें फॉलो करना है, रूल ऑफ थंब को नहीं। रूल ऑफ थंब क्या होता है कि सिंस पहले से ऐसा होता आ रहा है तो हम भी ऐसा ही करेंगे, नहीं।
आप ये देखोगे कि साइंटिफिकली क्या तरीका सही है और फिर हम काम करेंगे उस हिसाब से। देन हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी मीन्स कि वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में हार्मनी बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड, कॉपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिविजुअलिज्म पे नहीं होना चाहिए, चाहे फिर वो वर्कर हो चाहे फिर मैनेजमेंट हो, इंडिविजुअलिज्म पे फोकस ना हो। मैक्सिमम आउटपुट हो, रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट नहीं। ये चीज मैं भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच मीन टू हिज, सॉरी मीन नहीं आएगा, ये मैन आएगा, टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। मैक्सिमम आउटपुट का मतलब ये होता है कि देखो, जैसे वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में डिस्प्यूट चलता रहता है कि किसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो टेलर कहते हैं कि चलो एक काम करते हैं, दोनों के बीच में डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम आउटपुट को बढ़ा देंगे। आउटपुट बढ़ाएंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा तो वर्कर को ज्यादा सैलरी मिलेगी और जो मैनेजमेंट है उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो दोनों के लिए ही वाह वाह है ना। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। और व्हाट इज मेंटल रेवोल्यूशन? मेंटल रेवोल्यूशन में टेलर का ये कहना था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट पे आपको एक ग्रेट रेवोल्यूशन की जरूरत है, और वो ग्रेट रेवोल्यूशन कहाँ से आएगी, जब आप मैनेजमेंट और वर्कर का जो एटीट्यूड होता है, मेंटल एटीट्यूड होता है, उसमें सुधार करोगे। कैसे? वही चीजें जो मैंने आपको जस्ट अभी बताई वही है, कि जितना आपने अर्न करा उसमें डिवाइड कर, उसके डिवीजन पे लड़ने की बजाय आप क्या करो, यू शुड टुगेदर टर्न योर अटेंशन टुवर्ड इंक्रीजिंग द साइज ऑफ सरप्लस। पहले आप 100 यूनिट बनाते थे, ठीक है, उसमें जो भी आपका प्रॉफिट होता था उस पे आप लोग लड़ते थे। अब क्या करो, आप इस प्रॉफिट को, इसको प्रोडक्शन को बढ़ा दो। प्रोडक्शन को बढ़ा दोगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो दोनों की लड़ाई ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये है मेंटल रिवोल्यूशन। दे शुड टुगेदर टर्न देयर अटेंशन टुवर्ड इंक्रीजिंग द साइज ऑफ सरप्लस बिकम सो लार्ज दैट इट बिकम्स अननेसेसरी टू क्वाल ओवर हाउ इट शुड बी डिवाइडेड। ठीक है, तो मेंटल रिवोल्यूशन मीन्स वर्कर एंड मैनेजमेंट को ये रियलाइज करना चाहिए कि जो उनके म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है, वो एक दूसरे के सिमिलर है, और वो तभी पॉसिबल है, आप म्यूचुअली तभी आप फायदा ले पाओगे जब आप अच्छे से कोऑपरेट कर पाओगे, म्यूचुअल कोऑपरेशन हो पाएगा। तो टेलर ये मान के चलते हैं कि देर इज नो कन्फ्लिक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, वर्कर एंड कंज्यूमर। ठीक है, ये अजम्पशन है उनका कि एज सच एम्प्लॉइज, वर्कर और कंज्यूमर के लिए उनके जो इंटरेस्ट होते हैं उनमें कोई कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं होता। और उनका मेन कंसर्न क्या था, was that the result of higher productivity should benefit all। जैसे 100 से आपने प्रोडक्शन क्या कर दिया, 200 कर दिया। 200 से सबको फायदा है, कंज्यूमर को भी फायदा है, आपके वर्कर को भी फायदा है और एम्प्लॉइज को भी फायदा है, राइट। इसको हम कहते हैं मेंटल रेवोल्यूशन। नेक्स्ट आता है इनका फंक्शनल फॉरमैनशिप का। ये बहुत सिंपल है। अगर आपने कहीं काम किया है, अगर आपको थोड़ा बहुत वर्क एक्सपीरियंस है, या फिर आपने, आपके आसपास कोई पर्सन है जो जॉब कर रहा है, या वैसे भी एक जो हम आसपास देखते हैं मूवीज वगैरह में, बुक्स वगैरह में, हमने कहीं पर भी रेफरेंस लिया हो, तो नॉर्मली हम ये देखते हैं कि एक बॉस होता है और बॉस के अंदर बहुत सारी जो हैं वो एम्प्लॉइज होते हैं। हो सकता है बॉस का भी एक सुपर बॉस हो, है ना। जैसे आपका बॉस मान लीजिए, हो सकता है आपका मैनेजर हो, मैनेजर का बॉस हो सकता है आपका ऑनर हो, पॉसिबिलिटीज हैं, राइट। बट क्या आपने कोई ऐसा सिनेरियो देखा है जहां पे एम्प्लॉइज एक हो और बॉस जो है वो 8 हो, यानी 8 लोग मिलकर के एक को डायरेक्शन दे रहे हैं। अगर मैं कुछ डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा होगा कि ये 8 लोग हैं और ये भी 8 लोग हैं, और ये मिल करके क्या कर रहे हैं, किसी एक पर्सन को डायरेक्शन दे रहे हैं, राइट। तो फंक्शनल फॉरमैनशिप यही है। फंक्शनल फॉरमैनशिप में ये कहा गया कि आपका एक बॉस नहीं, आपके 8 बॉस होंगे, एम्प्लॉय एक रहेगा, यानी ऑर्डर देने वाले 8 हैं, ऑर्डर पे काम करने वाला एक है। ओके, ये जो सिनेरियो था ना कि एक बॉस बहुत सारे एम्प्लॉइज, इसको कहते हैं लीनियर सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हर एक वर्कर, एक एक ही बॉस होता है हर एक वर्कर का। लेकिन टेलर ने रिप्लेस कर दिया इस सिस्टम को, किससे, फंक्शनल फॉरमैनशिप से। और ये बहुत यूनिक है, आपको ऐसा रेफरेंस इजीली देखने को नहीं मिलता। इसमें ये कहा गया कि द वर्कर विल रिसीव ऑर्डर फ्रॉम 8 डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सुपरवाइजर। 8 अलग अलग सुपरवाइजर्स होंगे, स्पेशलाइज्ड सुपरवाइजर्स होंगे जो ये सब काम करेंगे। ही डिवाइडेड वर्क नॉट ओनली अमंग द वर्कर्स बट ऑल्सो एट द सुपरवाइजरी लेवल। उन्हें क्या करा, उन्होंने काम को न केवल वर्कर्स बल्कि सुपरवाइजरी लेवल में बांट दिया। देखो अभी तक हम, ऐसा नहीं है, डिविजन ऑफ लेबर के बारे में बात नहीं करते। हम डिविजन ऑफ लेबर के बारे में बात जरूर करते हैं, बट हम बात करते हैं किस सेंस में, एक हायरार्की में, कि हायरार्की में सीनियर जो है
डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, सीनियर और जूनियर के बीच की रिलेशनशिप, उसके हिसाब से हम बात करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही चल रहा है। इन्होंने कहा कि 8 फंक्शनल बॉस होंगे एक पर्सन के, जिसमें से 4 लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे प्लानिंग के लिए और 4 लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे एग्जीक्यूशन के लिए। ओके, प्लानिंग के बॉसेस का उन्होंने अलग अलग नाम रखा, जैसे वर्क एंड रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड शॉप डिसिप्लिनेरियन। ठीक है, ये क्या है, ये 4 प्लानिंग बॉसेस हैं। इसके अलावा इन्होंने 4 एग्जीक्यूशन बॉस के बारे में भी बात करी, जिनमें प्रोमिनेंट नाम आता है गैंग बॉस का, रिपेयर बॉस, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर। ये 4 क्या हैं, फंक्शनल बॉसेस हैं। तो इन्होंने, आप याद करो, मैंने अभी जस्ट पहले आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू टेलर एक अच्छा वर्कर इनिशिएट नहीं करता, वो बस ऑर्डर को फॉलो करता है। और ऑर्डर कितने लोगों से मिल रहा है आपको, 8 लोगों से मिल रहा है। तो उन्होंने बताया कि एक अच्छा फोरमैन जो होता है वो कैसा होता है। ठीक है, फोरमैन अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाली टर्म आ जाती है। फोरमैन की 9 क्वालिटीज उन्होंने बताई हैं, जैसे अच्छी एजुकेशन हो, टेक्निकल नॉलेज हो, मैनुअल डेक्सटेरिटी हो, मतलब मैनुअल चीजों को हैंडल करना उसको आना चाहिए, स्ट्रेंथ हो उसके पास, टैक्ट यानी नॉलेज के साथ साथ नॉलेज को अप्लाई करने का तरीका भी पता हो, एनर्जी हो, ग्रिट हो, ऑनेस्टी, जजमेंट एंड गुड हेल्थ, ये सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक टॉपिक है जो आई थिंक मैंने ऐड नहीं किया, दैट इज फिनोमिना ऑफ शोल्डरिंग। मैं आपको सेपरेट नोट्स उसके प्रोवाइड करा दूंगी। शोल्डरिंग का फिनोमिना यही था, टेलर का ये मानना था कि हर एक पर्सन, हर एक वर्कर जो वो अपने पोटेंशियल से कम काम करता है। उसके कुछ उन्होंने रीजन भी बताए थे, मेनली 2 रीजन होते हैं। अ, उनको, वर्कर्स को लगता है कि अगर वो अपने पोटेंशियल के पूर्व काम करें, फॉर एग्जांपल एक वर्कर एक दिन में मैक्सिमम 10 यूनिट बना सकता है, किसी भी एक्स प्रोडक्ट की 10 यूनिट बना सकता है, ये उसकी हाईएस्ट पोटेंशियल है। वो पूरा 8 घंटा पूरी नीति से काम करे तब होगा ऐसा। और किसी दिन मान लो उसका बहुत अच्छा मन था, उसने 10 यूनिट बना दिए। अब क्या है, वो 10 यूनिट उसके लिए स्टैंडर्ड बन गया। किसी दिन अगर उसने 9 यूनिट बनाए, तो अब वो अपने पोटेंशियल से कम काम कर रहा है, जो कि मैनेजमेंट की नजरों में उसे खराब वर्कर साबित कर देगी। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मान लो अगर वो काम करते हैं, पहले उनको सेम काम करने के लिए मान लो 10 वर्कर की जरूरत पड़ती थी। अब सिंस सारे वर्कर्स ने अपने पोटेंशियल को इंक्रीज कर दिया, सेम पीस ऑफ वर्क को करने के लिए अब सिर्फ 5 ही वर्कर की जरूरत पड़ेगी। तो बाकी के बचे हुए 5 लोगों का क्या होगा। वर्कर्स को ये लगता था कि बाकी के जो सरप्लस लेबर है उनको मैनेजमेंट बाहर निकाल देगी। वो बाहर निकलना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या करा, अपने पोटेंशियल से कम काम करना स्टार्ट कर दिया। और टेलर कहते हैं इसी फिनोमिना को शोल्डरिंग, और ये मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि वो वर्कर्स में ये शोल्डरिंग का फिनोमिना कैसे तोड़े। ठीक है, यही शोल्डरिंग का फिनोमिना है। नोट्स आई शेयर विद यू। ये आई थिंक मैं इसमें ऐड करना भूल गई। ओके जी, तो टेलर के कुछ फॉलोवर हैं। हेनरियल गैंट का नाम आता है। इन्होंने टास्क एंड बोनस सिस्टम को इंक्रीज करा थोड़ा सा। देखो, टास्क एंड बोनस का आपको पता ही होगा, प्राइवेट सेक्टर में भी होता है कि आप ये पर्टिकुलर टास्क कर दो आपको बोनस मिलेगा, है ना। इंसेंटिव पे, उस पे बात करती थी। उन्होंने हैबिट ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करी। हैबिट ऑफ इंडस्ट्री में क्या था, उनको ये कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ना एक हैबिट डेवलप हो जाती है काम को करने की। तो शुरू से ही आप हैबिट डेवलप होने से पहले ही अच्छी हैबिट्स डेवलप करने वाले काम करो। होता है नेचुरली, आप कहीं पर भी काम करने जाते हो तो यू विल सी कि कुछ एस्टैब्लिश्ड तरीके होते हैं, आप उन्हीं को फॉलो करने की कोशिश करते हो। तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनिशियल स्टेज में ही क्या करे, अच्छी हैबिट्स को अप्लाई करे। सॉरी। देन फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रेथ का नाम आता है। इन्होंने फ्लो प्रोसेस चार्ट के बारे में इन्वेंशन दी थी, और ये मॉडर्न मोशन एंड टाइम स्टडी की बात करते हैं। मोशन एंड टाइम स्टडी क्या होता है कि आप कितनी देर में कितना काम कर पाओगे, उस हिसाब से होता है। मॉरिस एल कुक ने प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को अप्लाई करा था। ठीक है, टू गवर्नमेंट एज वेल एज एजुकेशनल फील्ड। उसके बाद में इनका क्रिटिसिज्म होता है। क्रिटिसिज्म में ओलिवर शेल्डन, एमपी फोले, एल्टन मायो, पीटर ड्रकर, इन सब का नाम आता है। डोंट वरी, बिकॉज इसके बाद में हमें सिर्फ क्रिटिसिज्म ही पढ़ना और कुछ पढ़ना ही नहीं है। क्रिटिसिज्म किस बेसिस पे हुआ, पहला तो ये कि इनकी जो थ्योरी है वो कैपिटलिज्म को ज्यादा सपोर्ट करती है, प्रो कैपिटलिस्ट थ्योरी है। कैसे, क्योंकि जब पूरी थ्योरी पढ़ो यू विल फील कि मैनेजमेंट को ज्यादा फेवर किया जा रहा है ना। और अगर वो वर्कर को ज्यादा फेवर करते तो सोशलिस्ट थ्योरी होती, सिंस वो मैनेजमेंट को ज्यादा फेवर कर रहे हैं तो ये कहा गया कि उनकी थ्योरी क्या है, कैपिटलिस्ट थ्योरी है।
पार्शियल थ्योरी इसीलिए बिकॉज मैंने आपको इनिशियली बताया था कि वो लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज पे ज्यादा फोकस करते हैं। देन मैकेनिस्टिक थ्योरी है बिकॉज ह्यूमन एस्पेक्ट का कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ, ह्यूमन को एक मशीन की तरह ट्रीट किया गया। ह्यूमन मोटिवेशन में सिर्फ इतना कहा गया कि ठीक है उनको पैसा दे दो, बाकी उसके जो सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनको कहीं पर भी टेलर ने कंसिडर नहीं किया। तो इट वाज काइंड ऑफ डीह्यूमनाइजिंग थ्योरी। फिर इस थ्योरी को ट्रेड यूनियन के द्वारा भी अपोज किया गया बिकॉज आप ये देखो देखो शोल्डरिंग वाला फिनोमिना था, है ना, वो उसके बारे में हमने बात करी। फिर आपने, मैं मूवीज का एग्जांपल लेती हूँ क्योंकि जब भी मैं इनके बारे में पढ़ती हूँ मेरे माइंड में सिर्फ मूवीज की पिक्चर आती है। आपने देखा होगा कि जो वर्कर्स थे किसी फैक्ट्री के अंदर, मान लो उनको टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही तो स्ट्राइक करेंगे वो। अब स्ट्राइक करने के लिए हो सकता है उन्होंने कोई ट्रेड यूनियन बना रखी हो। अब ट्रेड यूनियन का एक नेता होता है ना, वो नेता जाकर के मैनेजमेंट से बात करता है। तो वो ट्रेड यूनियन ने क्या करा, वो क्या करते हैं, वो कलेक्टिव बार्गेनिंग का तरीका होता है, ठीक है। ट्रेड यूनियन इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। सब लोग मिल करके क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट के साथ बार्गेन कर सकते हैं। ट्रेड यूनियन ने ये कहा कि टेलरिज्म ने ना इस चीज को खत्म ही कर दिया है, कलेक्टिव बार्गेनिंग वाले प्रिंसिपल को खत्म कर दिया, बिकॉज सब कुछ तो प्री डिसाइडेड है, सब कुछ तो तरीका आपने ऑलरेडी बता दिया, तो फिर बार्गेनिंग करने वाला क्या रहा। ठीक है, ये चीजें चलती रहती हैं। देन अपोजिशन बाय मैनेजर, मैनेजर ने अपोज करा, क्यों? क्योंकि जिनको ज्यादा इजीली प्रमोशन चाहिए था, है ना, हायर एजुकेशन के बिना या फिर वी कैन से बिना किसी मेरिट के, जिनको क्विकली प्रमोशन चाहिए था, वो टेलर की वजह से परेशान था। बिकॉज टेलर ने क्या कहा, टेलर ने कहा कि आप क्या करो, सबसे पहले तो आपको अपनी फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, है ना, और साथ ही साथ आप हाईली ट्रेन्ड एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लोगे, आप आपके पास मेरिट होगी तभी आप प्रमोशन मिल पाएंगे, है ना। तो दूसरा पहली चीज तो ये, दूसरा मैनेजर्स की जो वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो बढ़ चुकी थी अंडर द टेलरिज्म, ये भी एक बहुत बड़ा खतरा था। देन और भी ज्यादा उनका क्रिटिसिज्म हुआ, जैसे लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनाटमी ऑफ वर्क। इन्होंने ये कहा कि काम कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा सा उनको आइडिया नहीं है, बिकॉज वर्कर एक मशीन का हिस्सा बन के रह गया है, वर्कर को कहीं भी इनिशिएट नहीं करने दिया गया, तो कहीं पर भी पार्टिसिपेशन वाली फीलिंग ही नहीं आती। दूसरा ये कि टेलरिज्म ने बहुत ज्यादा वर्कर्स को ऑटोमेट कर दिया। ऑटोमेशन का मतलब क्या है, आपने सब कुछ डिसाइड करके रख रखा है, कहीं कोई बार्गेनिंग नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ आपने डिसाइड करके रख रखा है ना। लेकिन कई बार ऑटोमेशन जो है इट मे कॉज प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आपकी हो सकती हैं। एंड टेलर का जो डिविजन ऑफ वर्क था उसको भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। देन फंक्शनल फॉरमैनशिप को क्रिटिसाइज किया गया बिकॉज 8 सुपरवाइजर का होना और एक वर्कर सारे सुपरवाइजर को सेटिस्फाई कर पाए, चांसेस बहुत कम है। बट इनके कुछ पॉजिटिविज्म, सॉरी, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलते हैं। पहला तो ये कि टेलर ने क्या करा, टेलर ने जब ये तरीके बताए तो ये चीज को एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ, चांसेस है कि जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ उसमें अब उसका गलत यूज हो सकता है। और कई लोगों का ये मानना था कि जो आज के दिन हमारे पास डेटा है अबाउट द टेलर्स वर्क, उसमें पार्शियल व्यू बताया गया, मतलब हमारे पास टेलर के हिसाब से जो बातें कही गई थी, टेलर का पर्सपेक्टिव हमारे पास नहीं है, हमारे बस आधी अधूरी जानकारी है। इन्होंने बहुत सारे मोटिवेशनल स्ट्रेटेजीज अपनाने की बात करी थी जिसमें ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट भी था, सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे इन्होंने बात नहीं करी थी। बट ऑब्वियसली टेलर का कंट्रीब्यूशन जो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ही क्रिएटेड सेंस ऑफ मिशन, टू वे कम्युनिकेशन की बात करी, हायर नीड्स के बारे में बात करी, सेल्फ एस्टीम को यूज किया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करी, ये आप आराम से रीड कर सकते हो, ठीक है। नियो टेलरिज्म आएगा। नियो टेलरिज्म क्या होता है, काइंड ऑफ फिलोसफी है जिसमें ये कहा गया कि ये कंप्लीटली डिफरेंट है, आप टेलरिज्म से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको समझिए। नियो टेलरिज्म आता है जब एनपीएम वाली बात होती है तब, ठीक है। और इसमें ये कहा गया कि पब्लिक सेक्टर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, उसके दो रीजन है। पहला रीजन क्या है कि पब्लिक सर्विस में सब्सिडीज बहुत ज्यादा है, ठीक है, सब्सिडाइज करा जा रहा है, मतलब यहाँ पे ना तो मेरिट है ना ही यहाँ पे इफेक्टिवनेस है। दूसरा, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उसमें बहुत ज्यादा अकाउंटेबिलिटी की कमी है। पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन का जो पुराना मेथड है वो उसी को अडेप्ट कर चुके हैं, वो कुछ भी नया नहीं अपना रहे हैं, वो सोशल चेंज के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो टॉप डाउन मैनेजमेंट है
जिसको टेलरिज्म कहते हैं हम, जहाँ पे मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट पूरा वर्कर को लेके जाती है, वर्कर से काम करवाती है ना? तो वही मेथड हमें दोबारा से अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। टेलरिज्म ही मॉडर्न बन करके क्या बन गया? नियो टेलरिज्म बन गया। ओके? ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। नियो टेलरिज्म वैसे पूछा नहीं जाता, पूछा जाएगा तो बहुत कम रेफरेंसेस के मिलेंगे। बट हाँ, पढ़ना ज़रूरी है। आई एम नॉट सेइंग कि इसको स्किप कर देना। तो व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ टेलरिज्म? ऑब्वियसली पूरा फैला हुआ है ये, क्लासिकल थिंकर का मतलब सबसे वो कहते हैं ना बिल्डिंग ब्लॉक या बेसिक जो होते हैं, फंडामेंटल है, वो इन्होंने एस्टैब्लिश करा। टेररिज्म पूरा फैला हुआ है यूएसए से लेकर के पूरी दुनिया में, एंड इवन इंडिया में बहुत सारी जगह ये फॉलो किया जाता है। मैंने आपके साथ दूसरी जो फाइल है वो शेयर करी थी, जिसमें ये बताया गया था कि क्या हम टेररिज्म को इंडिया में फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन की फॉर्मेट में था, जरूर पढ़ना उसको। तो ये बताता है कि इसकी इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस आज भी है, आफ्टर 100 ईयर्स, मोर देन 100 ईयर्स के बाद भी हम इसकी इंपॉर्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मैनेजर्स एम्प्लॉयज के बिहेवियर को मोटिवेट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, एंड उसी के हिसाब से वो क्या करेंगे, एम्प्लॉयज को पे करेंगे। देन मैनेजर केयरफुली सिलेक्ट वर्कर्स एंड डेवलप देयर स्किल्स। मैनेजर क्या करने चाहिए, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वर्कर को सही से सेलेक्ट करे और उनके स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करें। एंड मैनेजर शुड हैव साइंटिफिक रिसर्च टू एवरी मूवमेंट ऑफ वर्कर एंड रिप्लेस द ओल्ड वन। तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है साइंटिफिक मेथड को इस्टेब्लिश करना और साइंटिफिक तरीके से काम करवाना। ठीक है, इसी के साथ हमारा टेलर वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। आई एम नॉट सेइंग कि इसके बाद आप 100% टेलर से रिलेटेड क्वेश्चन कर पाओगे, बट हाँ, वहां तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज तो होनी जरूरी है। ओके, उसके बाद में हम टेलर से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर अब आपके पास टाइम है, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। Ma'am, I just joined. I didn't knew that class